नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। मेरी पहली वाली वीडियो में आपने कन्यादान कविता के कवि श्री ऋतुराज जी के बारे में जाना। अब हम पढ़ते हैं कविता कन्यादान। इस कविता को पढ़ने से पहले मैं आपको सार रूप में कुछ पंक्तियों में इस कविता में कवि कहना क्या चाहता है, वो एक माँ के शब्दों में क्या सीख एक लड़की को देना चाहता है, ये बता दूं। इसका सार देखिए, सुनिए पहले, उसके बाद हम अनुच्छेद के हिसाब से एक एक अनुच्छेद करके कविता को पढ़ेंगे और समझेंगे। कन्यादान कविता में एक माँ अपनी बेटी को विवाह के अवसर पर सीख दे रही है। ये सीख पारंपरिक आदर्शों की सीख से अलग माँ के अपने व्यक्तिगत जीवन के अनुभवों पर आधारित है। हर माँ को अपने जीवन के कुछ अनुभव होते हैं, कुछ उतार चढ़ाव होते हैं, कुछ दुख और सुख वो झेलती है और वो चाहती है कि जो दुख उसने झेले हैं वो उसकी बेटी को ना झेलने पड़े, इसलिए वो उसे कुछ सीखें देती है। लड़की अभी छोटी है, जीवन के उतार चढ़ाव उसने देखे नहीं हैं, वो सिर्फ सुख को जानती है। विवाह का अर्थ उसके लिए एक नए जीवन की शुरुआत भर है। जीवन में आने वाले उतार चढ़ाव, जिम्मेदारियों या हो सकता है ऐसे कुछ कष्ट जो आ सकते हैं, उनसे वो अभी अनजान है। इसलिए माँ उसे कुछ व्यवहारिक बातें बताती है। व्यवहारिक मतलब ऐसी चीज़ें जो कि वास्तविक जिंदगी में होती हैं, सपनों की दुनिया से अलग। माँ कहती है कि अपने सौंदर्य पर मत रीझना, कभी ऐसा मत सोचना कि मैं बहुत खूबसूरत हूँ, मैं बहुत सुंदर हूँ। आग रोटी सेकने के लिए होती है, जलने के लिए नहीं। मतलब कभी किसी चीज़ से, किसी तकलीफ से परेशान होकर ऐसा कोई कदम मत उठा लेना कि अपने जीवन को समाप्त कर दो। वस्त्र और आभूषण में ही उलझकर मत रह जाना। ये स्त्री जीवन के बंधन हैं जो उसे आगे बढ़ने और अपना विकास करने से रोकते हैं। अपनी बेटी को समझाते हुए माँ कहती है कि लड़की होना कोई बुरी बात नहीं है। तुम लड़की हो और ये तुम्हारे लिए बहुत गर्व की बात है। तुम लड़की के स्वाभाविक गुण जैसे ममता, दया, सहनशीलता मत छोड़ना, लेकिन कभी कमज़ोर मत पड़ना। अक्सर लड़की होने के पीछे कमज़ोरी का उपहास छिपा होता है। तुम्हें लड़की के स्वाभाविक गुणों में अपनी कमज़ोरी नहीं बल्कि ताकत ढूंढनी है। अब हम आ जाते हैं कविता कन्यादान में। तो सबसे पहले हम इसका पहला अनुच्छेद पढ़ेंगे और उसके बाद उसके कुछ कठिन शब्दों को देखेंगे और फिर भाव स्पष्ट करेंगे। ठीक है, पहला अनुच्छेद देखिए। कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त, जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सयानी नहीं थी, अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बाँचना नहीं आता था। पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। ये अनुच्छेद अभी आपने देखा। इसके कुछ शब्द जिनका अर्थ मैं आपको बताना चाहूँगी। अनुच्छेद 1 के कुछ शब्द। प्रामाणिक यानी प्रमाणों से सिद्ध, जिसको प्रमाणित किया जा सके, जिसके पीछे साक्ष्य हो। पूंजी धन। सयानी बड़ी। आभास यानी एहसास, अनुभव। पाठिका पढ़ने वाली। बाँचना पढ़ना। लयबद्ध सुर ताल में बंधी हुई, सुर से युक्त। ठीक है, ये आपने इसके कठिन शब्द देखे। अब हम देखते हैं पहले अनुच्छेद का अर्थ। कवि यहाँ पर एक माँ के अंतर्मन की भावना प्रकट कर रहा है, जो कि अपनी बेटी को विदा कर रही है। तो वो क्या सोच रही है कि यहाँ पर अपनी बेटी को विदा करते वक्त एक माँ के मन की अंतर्वेदना प्रकट हो रही है कि माँ को ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके जीवन की सबसे बहुमूल्य संपत्ति, एक ऐसी अंतिम पूंजी जो उसने अपने मुश्किल वक्त के लिए बचा कर रखी थी, कि जो हर गाढ़े वक्त पे उसके काम आती है, वो उसने किसी को दान दे दी हो और अब उसके पास कुछ भी ऐसा शेष नहीं बचा जिसको वो अपने लिए बहुमूल्य कह सके। उसके हृदय से स्वयं कुछ उद्गार फूट जाते हैं कि मेरी बेटी अभी सयानी नहीं है, बहुत भोली है। उसने सुखों की कल्पना तो की है, लेकिन भावी जीवन में आने वाले दुखों से वो अभी परिचित नहीं है। वो इतने दुख कैसे सहेगी? अगर उसके जीवन में दुख आए तो वो कैसे सहेगी? वो तो विवाह से संबंधित सिर्फ सुखों की ही कल्पना करती है कि विवाह एक बहुत
अच्छी चीज़ है, मेरा नया जीवन शुरू होगा, मुझे बहुत सुख मिलेंगे। ऐसा भी होता है, विवाह के बाद सुख भी मिलता है, लेकिन माँ को एक अंदेशा है कि अगर ऐसा ना हुआ और विवाह के बाद इसे कुछ कष्ट उठाने पड़े तो वो कैसे उठाएगी। वो तो विवाह को लेकर सिर्फ एक कल्पना में जी रही है, वास्तविकता से अभी वो दूर है। जिस तरह से एक नया लेखन जिसने अभी अभी कविता पढ़नी या कविता करनी शुरू की हो, वो सिर्फ लय और तुकबंदी को समझता है, कविता के गहरे अर्थों में नहीं जा पाता, कविता के गहरे अर्थों को नहीं समझता, उसी तरह से वो बच्ची भी, वो छोटी लड़की जिसकी शादी अभी होने जा रही है या जिसका विवाह भी होने जा रहा है, वो सिर्फ जीवन के सुखद पहलुओं को ही देख पा रही है, सुख की ही कल्पना कर पा रही है, लेकिन जीवन में छुपे हुए कुछ मुश्किल हालात जो आ सकते हैं, जीवन की कुछ कठिनाइयाँ जो आ सकती हैं, जीवन के कुछ गंभीर भाव, वो उनको अभी समझने में असमर्थ है। भावी जीवन की कठिनाइयों से वो अभी पूरी तरह अपरिचित है। तो ये पंक्ति जो थी ना कि जिसे दुख बाँचना नहीं आता था, पाठिका थी वो धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की, कि जैसे कोई नया नया पढ़ना शुरू करता है तो वो कविता के भाव को, गंभीर अर्थों को समझ नहीं पाता, सिर्फ तुकबंदी समझ पाता है, सिर्फ उसका सुर लय समझ पाता है। इसी तरह वो बच्ची भी अभी मासूम है, उसे जीवन के यथार्थ का ज्ञान अभी नहीं है, सिर्फ सुखद और सपने की दुनिया में ही वो रहती है। ठीक है, दूसरा देखिए अनुच्छेद। माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आज रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। इस अनुच्छेद के कुछ कठिन शब्द देखिए। रीझना, मन ही मन प्रसन्न होना या मुग्ध होना, रीझ जाना। आभूषण, गहने। शाब्दिक, शब्दों का भ्रम, धोखा। अभी आप इसका अर्थ समझिए। माँ ने कहा, पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना। माँ ने कहा, माँ ने उसके कुछ भ्रमों का निराकरण यहाँ पर किया कि कभी भी अपने सौंदर्य पे इतना ज़्यादा मत इतरा जाना, इतना ज़्यादा अपनी ही प्रशंसा में मत डूब जाना कि खुद को विभिन्न बंधनों से बांध लेना। तुम्हारा जब नया नया विवाह होगा, लोग तुम्हारे सौंदर्य की प्रशंसा करेंगे। सजग रहना, खुश होना, उन्हें धन्यवाद भी देना, लेकिन किसी भी प्रशंसात्मक शब्दों से उलझकर अपने जीवन को बंधन मुक्त से युक्त मत बना लेना। माँ ने समझाया कि कभी अपने सौंदर्य को देखकर मत इतराना। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, कि सावधानी रखना। कभी भी किसी भी अत्याचार से परेशान होकर, किसी भी चीज़ से दुखी होकर अपने जीवन लीला का अंत करने के लिए मत सोचना। वो आग को एक यहाँ प्रतीकात्मक रूप से प्रयोग किया गया है कि आग जो है वो सिर्फ रोटियां सेकने के लिए है। रोटियां सेकने के लिए मतलब कि तुम्हारे जो जीवन में कर्तव्य हैं, घर वालों की सेवा करना, अपने दायित्वों को निभाना, अपने कर्तव्यों को निभाना, भरण पोषण करना, वो सब तुम करना। ऐसा नहीं है कि लड़की की तरह तुम्हें ये सारे कर्तव्यों का पालन कर देने से तुम कमज़ोर साबित हो जाओगी, ऐसा नहीं है। ये सारे कर्तव्य तुम निभाना, लेकिन इसकी आड़ में कभी भी किसी अत्याचार को बर्दाश्त मत करना। तुम लड़की की तरह सारे व्यवहार करना, लेकिन कभी भी इसकी आड़ में किसी भी तरह का कोई अत्याचार या शोषण बर्दाश्त मत करना। भ्रम स्नेह का आभास कराकर बंधन में जकड़े रहे, तो जो चीज़ें तुम्हें जकड़े उनसे दूर रहने की कोशिश करना। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। तो ऐसा कोई भी भ्रम, ऐसा कोई भी विभ्रम जो तुम्हारे जीवन को बांधता हो, उससे तुम दूर रहने की कोशिश करना। प्रेम में रहना, स्नेह में रहना, लेकिन उनको अपने पांवों की बेड़ियां कभी भी बनने मत देना। माँ ने कहा, लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। ये जो पंक्ति है, ये सबसे सशक्त पंक्ति है इस कविता की, कि तुम एक लड़की की तरह मर्यादित व्यवहार करना, पर एक सामान्य कमज़ोर लड़की की तरह अत्याचार सहकर अपनी दुर्बलता कभी मत दिखाना। हर अत्याचार और शोषण से लड़कर उसका साहसपूर्वक मुकाबला करना।